हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और आपने देखा कि सिलेबस जो है एक्साइज ऑफिसर का वो सरकार ने रिलीज़ कर दिया है। और उस सिलेबस में बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट भी देखने को मिले। तो उसी के ऊपर आज हम इस वीडियो को देखेंगे और उसकी बारीकियों को भी समझेंगे, और हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप उसको प्रिपरेशन करेंगे और कैसे हम आपको प्रिपरेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो टैक्सेशन हमने देखा। टैक्सेशन जो 7 नंबर का पॉइंट है वो कितने मार्क्स का है? 20 नंबर का है। ठीक है, जो कि आपका सीनियर इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर, ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2021 के लिए एप्लीकेबल है। तो सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा, देखो दोस्तों सिलेबस। इसमें इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी ऑफ पंजाब है, नीति आयोग है। यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भाई 20 नंबर का है तो आप उसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं। तो 120 आउट ऑफ 120 20 मार्क्स आपके केवल इस पोर्शन से आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये पोर्शन क्या है, इसके बारे में ज़रा डिटेल में बात करेंगे हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले तो इसमें इंडियन इकोनॉमी है, राइट। तो इंडियन इकोनॉमी अपने आप में बहुत ही वास्ट है, जिसमें हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बजट के बारे में बात करेंगे, राइट। जिसमें हम आपका क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा इंडियन इकोनॉमी का एक पोर्शन होगा। अब बात आती है आपकी पंजाब इकोनॉमी की। तो पंजाब इकोनॉमी में इस इम्पॉर्टेंट जो सबसे है वो आपका क्या है? पंजाब का बजट है, इकोनॉमी का पार्ट है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर इसका वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। पूरा की पूरा बजट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको एक दो क्वेश्चंस आसानी से मिलेंगे। और इसमें इकोनॉमी में जो फैक्ट्स होंगे आपके पंजाब से रिलेटेड, वो हम सारे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो वो आपका हो गया पंजाब इकोनॉमी, राइट। फिर आपका आता है नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है। तो देखो, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो आपका सिलेबस का हिस्सा है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी, और आप इनको साथ में ही पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एमसीक्यू से लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। बट आपके लिए जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम है वो आपके लिए क्या है? वो है आपका टैक्सेशन, राइट। अब टैक्सेशन में क्या क्या, इसको डिटेल में हम देखते हैं। देखो, टैक्सेशन बेसिकली क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है, राइट। चलो, एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए हम ये वाला टॉपिक भी डिस्कस कर चुके हैं हम बजट में। इनडायरेक्ट, अब देखो आपके सिलेबस में जो पूछा जाएगा वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपका क्या आता है? जीएसटी आता है, एक्साइज आता है, और आपका कस्टम्स आते हैं। तो उन्होंने मेंशन किया है कि इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन पर बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ये चैलेंजिंग है। और ये सारे रूल्स इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली ये रूल्स आपके इंडस्ट्रीज के लिए ही होते हैं, आम आदमी के लिए तो होते नहीं है। ठीक है, हाँ, एक्साइज आम आदमी के लिए भी होता है, इंडस्ट्रीज के लिए भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो अभी हम कुछ जो आपके टर्म्स हैं इससे रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर सबसे आखिरी में हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बेसिक्स देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको टैक्सेशन पढ़ना है तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? दे आर मेनली ऑन इनकम, वेल्थ, प्रोफेशन। मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया ऐसे टैक्स जो इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर लगाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। क्यों है ऐसा? अभी मैं आपको रीजन देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? कंजम्पशन बेस्ड है, टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट क्यों है। देखो, टैक्स पेयर इन टैक्सेस को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो मोहन के ऊपर इनकम टैक्स लगाया गया सरकार के द्वारा। अब इनकम टैक्स लगाया जाएगा तो मोहन ये टैक्स किसको पे करेगा? सीधे गवर्नमेंट को पे करेगा।
ठीक है। क्या मोहन अपने इनकम टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है, इसीलिए हम इनको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। टीसीएस कंपनी की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा, क्या टीसीएस उस टैक्स को किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये कंजम्पशन बेस्ड है, आप कंज्यूम करोगे तो टैक्स लगेगा, नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने मैगी का पैकेट खरीदा, आपने मेडिसिन्स खरीदी। जब आप मेडिसिन्स खरीदेंगे, दवाएं खरीदेंगे, मैगी खरीदेंगे, तभी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे प्रोडक्ट तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन बेस्ड। और वो टैक्स किस पर लग रहा है? गुड्स पर लग रहा है, सर्विसेज का पर लग रहा है। ये किस पर लग रहा है? इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर। क्लियर? इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा है? इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इंपोर्टर एंड सप्लायर। अब देखो ये तीसरा पॉइंट देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेबल इवन बिफोर द गुड्स एंड सर्विसेज रीच द टैक्स पेयर। देखो क्या हुआ, कोई भी मान लो मैगी क्या हुआ, मैन्युफैक्चर हो गया तो टैक्स उसका पे हो गया, टैक्स किसने पे किया? मैन्युफैक्चरर ने पे किया, लेकिन अल्टीमेटली पे कौन करेगा? अल्टीमेटली उसको पे करेगा कंज्यूमर। तो हमने क्या बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कोई भी गुड्स और सर्विसेज टैक्स पेयर के पास पहुंचे उससे पहले ही उसके ऊपर टैक्स पे हो जाता है। जैसे ही कंपनी से निकला टैक्स पे हो गया, टैक्स पेबल हो गया। अब टैक्स पेयर उस टैक्स को पे करेगा जब वो उस सामान को कंज्यूम करेगा। आपको बात समझ में आ गई ना भाई? देखो नेस्ले के प्लांट से मैगी निकली, तो जब मैगी निकली तो उसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है, वो टैक्स क्या हो गया? पे हो गया। लेकिन अब अल्टीमेटली उस टैक्स को पे कौन करेगा? कंज्यूमर पे करेगा, जो उस मैगी को बाई करेगा, क्योंकि कंज्यूमर कौन है? बायर है। ठीक है, आगे बात समझ में। जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। इसका जो आपका टैक्स है वो कैसे होगा? जब इनकम टैक्स पेयर के ऊपर, भाई मेरे पास इनकम जब आएगी, मान लो 10 लाख रुपए की इनकम आई या 50 लाख की, जब इनकम आएगी उसी के ऊपर तो हम टैक्स पे करेंगे, राइट? तो हम उसी के ऊपर टैक्स पे करेंगे, सिंपल। तो इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स की इनकम के ऊपर लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज की इनकम के ऊपर लगता है, जैसे टीसीएस। तो ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया। कस्टम्स, जीएसटी किसका एग्जांपल है? इनडायरेक्ट टैक्स का है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये देखो बर्डन क्या है टैक्स का? जिसके ऊपर टैक्स इंपोज किया गया वही। यहाँ पर देखो बर्डन क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है किसी दूसरे के ऊपर, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें जो हम आपको टैक्सेस के बारे में बता रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जैसे हमने देखा कस्टम्स, तो कस्टम है बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम में भी जो सबसे सिंपल, सबसे स्टैंडर्ड जो टैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये रहा चाइना, ठीक है, और ये है आपका इंडिया। अब चाइना से कोई भी सामान इंडिया आया, ठीक है, जैसे मान लो मोबाइल। अब जब चाइना से मोबाइल इंडिया आएंगे तो क्या होगा? इन मोबाइल्स के ऊपर इंडिया वाले क्या लगाएंगे? कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब ये बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स होता है, ड्यूटी होता है, जो आपका इम्पोज किया जाता है। क्लियर? ठीक है, अब क्या लिखा है? इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बिलो द इंपोर्टर कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड रेट तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर कोई सर्टेन कंडीशन है जो मोबाइल कंपनी या चाइना आपकी क्या कर रही है? मीट कर रही है, तो उस केस में हो सकता है ड्यूटी में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो चाइना से मोबाइल जब इंडिया आएगा तो इंडिया वाले उस मोबाइल के ऊपर क्या करेंगे? कस्टम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो कस्टम टैक्स आपका किसके ऊपर हो गया? इंपोर्ट के ऊपर। तो कोई भी सामान जब बाहर से हमारी कंट्री में आता है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं? कस्टम टैक्स लगाते हैं। कस्टम टैक्स में जो सबसे स्टैंडर्ड रेट होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, आसान है,
कोई भी इसमें चीज़ चैलेंजिंग नहीं है। अब देखो, अब जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा जाएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी किस एक्ट में डिफाइन है, तो कस्टम एक्ट 1962। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और बेसिक कस्टम ड्यूटी किस सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। तो हमने क्या देखा, बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है, ठीक है, किस सेक्शन में डिफाइन है, किस एक्ट में डिफाइन है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो ये देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि चाइना से कोई भी सामान हमारी कंट्री में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो हम उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल आ रहा है, राइट। लेकिन अब क्या होगा, हो सकता है कि इस मोबाइल के ऊपर इंडिया को छूट दे, चाइना को या मैन्युफैक्चरिंग कंट्री को या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी बोलते हैं। तो क्या लिखा है, स्पेसिफिक क्लेम फॉर प्रेफरेंशियल रेट मस्ट बी मेड बाय इंपोर्टर। मतलब देखो, अब मान लो इंडिया को क्या हुआ, जैसे मोबाइल की जगह हम मेडिसिन की बात करें, अब कोरोना चल रहा है, तो मेडिसिन्स आपकी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है, तो सरकार ने बोला ठीक है, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, टैक्स नहीं लगाते हैं, तो दवाइयाँ क्या रहेंगी, सस्ती रहेंगी, या हम कम लगाते हैं। क्लियर, एक चीज़। दूसरा क्या, इंपोर्ट मस्ट बी फ्रॉम प्रेफरेंशियल एरिया। अब देखो, एक तो हो गया आपका, क्या हो गया कि जो इंपोर्टर ने बोला, इंपोर्ट कौन कर रहा है, इंडिया, इसने बोला भाई मेडिसिन के ऊपर हम कुछ टैक्स में छूट देते हैं। दूसरा कि ये मेडिसिन किस एरिया में बन रही, चाइना में। ऑब्वियस सी बात है, चाइना वालों को तो हम देना प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है जहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, आपके ऊपर हम टैक्स बहुत कम लगाएंगे या बिल्कुल नहीं लगाएंगे, तो उस एरिया में, इसीलिए क्या लिखा है, प्रेफरेंशियल एरिया, ठीक है। उस एरिया में जो भी सामान बनेगा उसके ऊपर हम टैक्स में छूट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस अब उसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा सामान, जैसे मान लो हमने बोला नहीं भाई हम मोबाइल के ऊपर कोई छूट नहीं देंगे, लेकिन हम मेडिसिन के ऊपर छूट देंगे, ऐसे होता है। तो आपने देखा भी होगा, यूएसए और इंडिया का जो केस चल रहा है वो यही चल रहा है, ठीक है। ये वाला देखो, ये लिखा ना, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो यूएसए क्या बोल रहा है, यूएसए डोनाल्ड ट्रंप जी बोलते थे कि इंडिया अब एक डेवलप्ड कंट्री है और अब हम इनको टैक्सेस में छूट नहीं दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। यूएसए बड़ा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज को छूट देता है, अब उसने कहा नहीं नहीं, इंडिया डेवलप्ड हो गया, अब हम इनको छूट नहीं देंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स और जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये आपके पीटीए का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और जीएसपी का देखो, जो भी पेपर रहेगा, पेपर बहुत टफ नहीं रहेगा, बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बेसिक्स भी इनके पता होना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्ट होते हैं जिनके बारे में कभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, इसलिए उनके लिए चैलेंजिंग होता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, स्पेशल स्टेटस गिवन इन ट्रेड बाय वेरियस कंट्रीज। तो बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही है, ट्रेड में आपका स्टेटस दे रही है, स्पेशल स्टेटस। जैसे आपने देखा होगा एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, मान लो कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, जापान के साथ कर लिया, तो इसका मतलब होगा कि जापान और इंडिया के बीच में जो भी ट्रेड होगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, दोनों कंट्रीज किसी भी प्रकार से कस्टम टैक्स नहीं लगाएंगे, वो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर। तो अब इसमें देखो, यूनाइटेड स्टेट्स इट इज डेजिग्नेटेड टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज को में इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसको प्रमोट करने के लिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। इतने प्रोडक्ट्स के ऊपर, 4800 प्रोडक्ट्स के ऊपर, और 129 कंट्रीज इसके लिए क्या होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं। क्लियर। चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे बेनिफिट दिया जाता है ड्यूटीज़ का, कौन कौन से स्टेट्स को डिपेंड करता है, जितने फ्रेंडली नेशंस होंगे वो दे सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इट इज़ इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के इम्पोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। वेयर एनी आर्टिकल एक्सपोर्टेड बाय एन एक्सपोर्टर टू इंडिया एट लेस देन, देखो इसका सिंपल सा मतलब है, ठीक है, सिंपल सा मतलब है, जैसे चाइना, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि चाइना वाले क्या करते हैं कि मान लो चाइना से कोई भी चीज़ आ रही, मान लो मोबाइल आ रहा है, अब मोबाइल इंडिया में आ रहा है, अब इंडिया में एक मान लो किसी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10,000 रुपये है और चाइना वाले उसको 8,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो लोकल मार्केट है वो स्पॉइल हो रहा है,
क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज़ चाइना से सस्ता आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको कौन खरीदेगा, ठीक है, उसको कौन खरीदेगा, इंडिया में कौन खरीदेगा बताओ, क्योंकि चाइना में वो क्या हो रहा है, चीप रेट पर प्रोवाइड हो रहा है। तो इंडिया में इसीलिए आपने देखा इंडिया में मैन्युफैक्चरर नहीं है, इंडिया में क्या ट्रेडर है, वो क्या करते हैं, वो ट्रेड करते हैं, चाइना से सामान मंगाते हैं, इंडिया में बेचते हैं। ये इसी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। हमें क्या चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग तो तभी बढ़ेगा ना कि जब हमारी कंट्री में जो कॉस्ट है वो दूसरी कंट्री के सामान की कॉस्ट के बराबर हो या उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि चाइना अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ कॉस्ट कम रख रहा है, इसकी वजह से, सो दैट वो सामान किसी और कंट्री में बेचा जा सके। तो उस प्राइस को इक्वल करने के लिए सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। अब देखो इंडिया में मोबाइल का प्राइस, सेम मोबाइल 10,000 रुपये का है, चाइना से वो मोबाइल कितने का आ रहा है, 8,000 रुपये का आ रहा है, 2,000 रुपये का फ़र्क है। इसके ऊपर सरकार ने क्या किया, 25% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, एंटी डंपिंग ड्यूटी 25%, तो 25% कितना हो गया, 2,000। तो अब इसकी भी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10,000। ऐसे होता है। आगे बात समझ में देखो, डंपिंग इज अ प्रोसेस वेयर इन अ कंपनी एक्सपोर्ट्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस दैट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस इन इट्स होम मार्केट। इंडिया के मार्केट में जो मोबाइल का प्राइस है उससे कम प्राइस पर अगर चाइना अपना कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में भेजे तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको डंपिंग बोलते हैं। उस डंपिंग को कंट्रोल करने के लिए, लोकल मार्केट को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो होम कंट्री है, जो इंडिया है, वो चाइना के सामान के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, जिससे उस सामान की कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो मार्केट में जो लोकल आपके मैन्युफैक्चरर हैं उनको आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सके और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। एक दो का एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले रखा है मैंने। 2018 में एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की गई ओफ्लॉक्सासिन ड्रग। तो ये ओफ्लॉक्सासिन बेसिकली एक ड्रग है, मतलब एक दवाई है, बुखार में एंटीबायोटिक का काम करती है, ये इम्पोर्ट होती है चाइना से। तो सरकार ने क्या किया, 3 साल के लिए इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, 3 साल के लिए, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम बिलो कॉस्ट शिपमेंट, ठीक है। जिस कॉस्ट पर सामान चाइना से इंडिया आ रहा है उसको हम शिपमेंट ही बोलते हैं, उससे भी कम कॉस्ट पर सामान आ रहा है उसको, वो सामान ना आए, लोकल जो हमारे मैन्युफैक्चरर है उनको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी हमें क्लियर हो गई, कस्टम ड्यूटी हमें क्लियर हो गई क्या होती है बेसिक। अब एक और ड्यूटी होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सीधे सीधे इनके डेफिनेशंस आपसे पूछेंगे, डेफिनेशन लिखा होगा, आपसे पूछेंगे कि भाई इसको कौन सा ड्यूटी बोलते हैं, तो वो आपको बताना है, ठीक है। आर ट्रेड इम्पोर्ट टैरिफ्स, ठीक है, इम्पोज टू नलीफाई द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज। देखो वहां पर हमने बोला कि चाइना सस्ता सामान इंडिया भेज रहा है, अब यहां पर क्या मेंशन किया रहा है कि चाइना सामान सस्ता बेच रहा है, चाइना सामान सस्ता बेच रहा है, लेकिन किस वजह से बेच रहा है, वो बेच रहा है सब्सिडी से। सब्सिडीज कैसे? अब क्या हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट मान लो 10,000 रुपये है चाइना में, और उन्होंने क्या किया, 2,000 रुपये का मोबाइल के ऊपर क्या कर दिया, सब्सिडी दे दिया। सब्सिडी दे दिया तो कॉस्ट कम हो गया 8,000। अब वो 8,000 का सामान अब कितना रह गया, 8,000, वो सामान अब इंडिया भेजेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को तो प्रॉब्लम होगी ना, हर कंट्री तो सब्सिडी नहीं देती है ना हर एक चीज़ के ऊपर। उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखो, अगर जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, उस कंट्री में सब्सिडी देने की वजह से अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है तो उस प्राइस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाते हैं। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स के हिसाब से लगते हैं, इसको एंटी सब्सिडी ड्यूटीज देते हैं। मान लो देखो सिंपल सी बात समझो, मान लो इंडिया गेहूं पर सब्सिडी देता है, और मान लो गेहूं मुझे 3 रुपये किलो मिलता है, मैं एक ट्रेडर हूं और मुझे 3 रुपये किलो गेहूं मिलता है। अब 3 रुपये किलो गेहूं मिलता है और मैं इस गेहूं को मान लो चाइना बेचूं, ठीक है। अब चाइना में मान लो गेहूं का प्राइस 15 रुपये है,
लेकिन मुझे 3 रुपये मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इंडिया में उस गेहूं के ऊपर क्या दी जा रही है? सब्सिडी। तो चाइना वालों को तो दिक्कत होगी, वो तो 15 रुपये में बेच रहे हैं और मैं सब्सिडाइज प्राइस पर मान लो 3 की जगह मैं 4 रुपये में बेच रहा हूं। तो अब वो क्या करेंगे? इस गेहूं के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाएंगे और उस प्राइस को भी इंक्रीज करके वो 15 रुपये के बराबर लेके आएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। एंटी डंपिंग, किसी भी रीजन से जब प्राइस कम किया जाता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए, काउंटर वेलिंग सब्सिडीज को कम, सब्सिडीज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी सब्सिडी ड्यूटीज भी बोलेंगे। और किसके कंट्रोल में आती हैं? WTO के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से आते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, मान लो हमारी कंट्री में कोई सामान सस्ता आ रहा है सब्सिडी की वजह से, तो सरकार ने क्या किया? इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट किया कि फॉरेन कंट्री क्या कर रही है, जो इंपोर्ट कर रही है, मतलब जो सामान हमारे पास आ रहा है उसको सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक सप्लायर्स हार्म हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हार्म हो रहे हैं। तो इसलिए सरकार क्या करेगी? काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा देगी। तो आई होप हमने कस्टम में 3 ड्यूटीज़ के बारे में बात की। ठीक है, कौन कौन सी? देखो क्या क्या डिस्कस किया। एक, हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी डिस्कस किया, हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट देखा, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस देखा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा। फ्री में बिल्कुल टोटल फ्री होगा, प्रेफरेंस में क्या हो रहा है? किसी पर्टिकुलर कंट्री को प्रेफरेंस दिया जा रहा है या कम टैक्सेस दिए जा रहे हैं या कोई भी एक एग्रीमेंट बनाया गया, वो एग्रीमेंट। ठीक है, और हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी देखी, उसके हमने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, और हमने काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ भी देख ली। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो अब हम कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, क्या हमें पढ़ना है। देखो कस्टम ड्यूटीज़ जो है आपका कस्टम का चैप्टर है, कस्टम टैक्स आपका जो इंपोर्ट के ऊपर लगाया जा रहा है कस्टम्स, उसमें जो कस्टम का एक्ट है वो 1962 है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आपको कैसे पढ़ना है वो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, देखो मैं अभी यहाँ पर किसी कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है तो आपको कस्टम एक्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो आपको सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। कस्टम एक्ट तो बहुत सारे 100, 200, 400 पेज का होगा, आपको बस सिलेक्टिवली पढ़ना है कि वहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाएं। क्योंकि क्वेश्चन कितने आएंगे भाई पेपर में? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कस्टम से। वो क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? बहुत सिलेक्टिवली, और कस्टम के रूल्स क्या होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। समझ में आ गया? अब देखो जैसे एक वो क्वेश्चन था आपका, बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया और काउंटर वेलिंग हो गया और आपका एंटी डंपिंग हो गया, एंटी सब्सिडी हो गया। ठीक है, तो वो सब हमने देख लिए। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने लिया, एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो आप देखो सिंपल सी बात है, कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी ऑर्डर पास किया गया सरकार के द्वारा, सरकार की एजेंसी के द्वारा, ठीक है, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम बोलते हैं इसको, ये एजेंसी है। अब इसने कोई भी ऑर्डर पास किया, अब अगर वो ऑर्डर किसी मैन्युफैक्चरर को पसंद नहीं आ रहा तो वो उसको चैलेंज कहाँ करेगा? कोर्ट में करेगा। तो कहाँ कर सकता है? एपेलेट ट्रिब्यूनल में। तो ये कस्टम एक्ट 1962 के किस सेक्शन में डिफाइन है? 129। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे बट ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया कस्टम। अब आ गया सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 है और एक्साइज पॉलिसी 2021-22 पंजाब की, ये आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें जो भी नए नए चेंजेस किए होंगे पंजाब सरकार ने अपने मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है, और जो प्रोडक्शन हो रहा है पंजाब में उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक्ट क्या है इसका? 1944 सेंट्रल गवर्नमेंट का। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो आपको पता है 2017 का है। अब देखो यहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि भाई कौन कौन सी चीज़ें GST के परव्यू से बाहर हैं। तो आपको पता है कि अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, जो लोग कंज्यूम करते हैं लेकर शाम को डेली, ठीक है, 2-4 पैक लेते हैं, वो GST के बाहर है। डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, एयरक्राफ्ट फ्यूल, ये सब आपके क्या हैं? आपके GST के बाहर है। लेकिन इसमें ये डिसाइड किया गया है कि कभी भी GST इनके ऊपर क्या करेगी? इनको GST में ले लेगी मीटिंग करके, ठीक है। बट लिकर बाहर हैं और ये किसके कंट्रोल में आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे कि भाई इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो GST परव्यू में अभी नहीं है, तो वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
अब जीएसटी में देखो, सीजीएसटी आपने सुना होगा, आईजीएसटी आपने सुना होगा, शायद यूटीजीएसटी आपने सुना होगा, एसजीएसटी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे कि ये है क्या, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, राइट, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, जीएसटी नेटवर्क ये क्या है, ये कैसे काम करता है, कंपोजिशन स्कीम्स क्या होती हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, पढ़नी पड़ेंगी जीएसटी 2017 के एक्ट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम करके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाया गया, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने एक्ट भी मेंशन कर दिए हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाइलाइट्स पढ़ने हैं, मेन डेफिनेशंस पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स पढ़ने हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस से रिलेटेड हैं, जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको इसके ऊपर कोर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, तो हम इसके ऊपर पूरा एक थॉरोली कोर्स पूरा डिज़ाइन करेंगे, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हों एग्ज़ाम में, और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, पंजाब बजट का जो सेशन है वो आप ज़रूर देखना ना भूलें, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यूट्यूब पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, बैंकिंग और इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे, वहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और बहुत ही जल्दी हम यूनियन बजट के ऊपर भी आपका देंगे, और उसके बाद हम फिर टैक्सेशन को स्टार्ट करेंगे, नीति आयोग को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।